हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं टीजीटी 2001 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हर एक प्रश्न को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कुल लगभग 85 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले आप लोग एक बात करना चाहते हैं कि यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो सेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हम 1999 का जो पेपर है उसको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है आने वाले हर एक एग्ज़ाम में क्या करता है, प्रश्न को रिपीट कर देता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर है उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए हम लगभग जितने भी साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम लोग लास्ट तक पूरा देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला के किस सतह पर बनाई गई? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की जो सतह थी वह क्या थी, वह बनाते थे कहाँ पे, चट्टानों पर। ठीक है दोस्तों, आदिमानव लोग पत्थरों द्वारा या किसी के द्वारा वो लोग क्या करते, पत्थरों पर वो बनाते थे चित्र। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल की कला के संबंध में प्राचीन गुफाएं, चट्टानें आदि ऐसे प्रमाण हैं जिनमें से इस पर कुछ प्रकाश पड़ता है। ठीक है, गुफाओं और चट्टानों में अंकित चित्रों को देखकर यह ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपनी चेष्टाओं और रुचियों और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, मतलब उनकी जो आकांक्षाएं मन में और सब जो रुचि हैं, चेष्टाएं हैं, वही वो उकेरते थे कहाँ पे, चट्टानों पर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा दोस्तों, अगला प्रश्न है इनमें से कौन असंबद्ध है। ठीक है दोस्तों, असंबद्ध देखिए दोस्तों अब इसमें जो मिर्ज़ापुर है, सिंघनपुर है और भीम बेटका है। ठीक है दोस्तों, ये प्रागैतिहासिक काल से संबंध रखते हैं। ठीक है, और जबकि बाघ की गुफाएं दोस्तों बौद्धकालीन चित्रकला का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इससे जो असंबद्ध हुआ तो ऑप्शन नंबर 4 यानी बाघ की जो गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, तो दोस्तों यह आपका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ दोस्तों, तो आपका जो इसमें देखिए मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है आपका, तो मिर्ज़ापुर आपका यूपी में पड़ता है, भीमबेटका एमपी में पड़ता है, बाघ की गुफा एमपी में और सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है दोस्तों, तो होशंगाबाद जाना जाता है दोस्तों वो शैल चित्रकला के लिए। ठीक है, इसके लिए जाना जाता है शैल चित्रकला। तो होशंगाबाद दोस्तों ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, पंचमढ़ी से लगभग 35 मील दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5-3 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, आदमगढ़ की पहाड़ी। ठीक, और इस पहाड़ी में 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जिनमें हाथी, महिष, घोड़े, सांभर, जिराफ का समूह, अश्वरोही और 4 धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं दोस्तों। चलो, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, तो अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र जो है तो दोस्तों वह है किसका, बोधिसत्व पद्म पाणी का। ठीक है दोस्तों, बोधिसत्व पद्म पाणी का। ठीक है, चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अवलोकितेश्वर या कह लीजिए बोधिसत्व पद्म पाणी। ठीक है, एवं या बोधिसत्व वज्रपाणी के जगत प्रसिद्ध अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो दोस्तों अजंता में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वर्तमान में तो उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या है वर्तमान में 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पुराना डेटा है दोस्तों, तो आप इस समय कितने हैं, 30 है। ठीक है, तो 15A जो गुफा संख्या है इसको एकदम नया है। ठीक है,
नया खोजा गया है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। तो अजंता चित्रों का जो मूल विषय रहा है वह है बुद्ध चरित्र। ठीक है दोस्तों, क्या है, बुद्ध चरित्र। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों, क्या कह रहा है यह प्रश्न। इन भित्ति चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं, जिसको बोलते हैं जातक कथाएं। ठीक है दोस्तों, जातक कथाएं क्या होती है दोस्तों, जो बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं, जन्म से पहले की कथाएं। ठीक है, पूर्व जन्म की उनकी कथाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अजंता किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों। दोस्तों अजंता जो है हमारा ये स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अजंता भारतीय कला का पावन तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे सुपर फास्ट रिवीजन की जो सीरीज चल रही है, अगर उसको आप डेली रेगुलर बेस देखेंगे तो आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन असंबद्ध है। तो इनमें से असंबद्ध देखना है कौन अलग है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो असंबद्ध है वो है अजंता की गुफा। ठीक है दोस्तों, अजंता की गुफा इससे असंबद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं कौन सा चित्र अजंता का नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अजंता मरणासन राजकुमारी भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर प्राप्त हुए हैं, छंदक जातक भी प्राप्त हुआ है। लेकिन दोस्तों अजंता की जो गुफाएं हैं वो बुद्ध संबंधित है, लेकिन ये महावीर ऐसी कोई हमें यहाँ चित्र नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जैन चित्रकला। तो जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है। तो जो जैन चित्रकला है वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है। ठीक है दोस्तों, 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम भारत में जिन सचित्र ग्रंथों को तैयार किया गया उसका विषय यद्यपि जैनेतर भी था, परंतु इन ग्रंथों का मुख्य विषय जैन धर्म था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस ग्रंथों के चित्रों की शैली का एक तीसरा नाम जैन शैली प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस नाम से सहमत होकर पारसी ब्राउन तथा अन्य लेखकों ने इसी नाम से संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है दोस्तों। तो इनमें से असंबद्ध है, इसमें देखना है दोस्तों तो इनमें से जो असंबद्ध है वह है चौर पंचासी का। ठीक है, चौर पंचासी का, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। सुर सुंदरी कहा, त्रिष्ठी शलाका, पुरुष चरितम व कथा सरित सागर, ये सब उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, जबकि चौर पंचासी का दोस्तों ये जैन शैली की सचित्र पोथी है। ठीक है, तो इसलिए वो असंबद्ध है। ठीक है, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है दोस्तों। जैन लघु चित्रों की जो विशेषता रही है दोस्तों वो परली आँख का दिखना। ठीक है, परली आँख का दिखना। ठीक है, जैन चित्रकला कहलाती है दोस्तों, तो जैन चित्रकला कहलाती है पोथी चित्रकला। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है, पोथी चित्रकला। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, जैन चित्रकला कागज पर कब बने। तो जैन चित्रकला कागज पर कब बने थे 13वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं दोस्तों। पाल पोथी चित्र बनाए गए थे, किस पे बनाए गए थे। तो पाल पोथी जो चित्र है दोस्तों बनाए गए थे वो ताड़ पत्रों पर। ठीक है, किससे बनाए जाते हैं, ताड़ पत्रों पर बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह पोथियाँ उत्तम प्रकार के ताड़पत्रों को छाया में सुखाकर बनाए गए ताड़पत्रों पर तैयार की गई है। ठीक है, इन ताड़पत्रों की लंबाई है 22 सही 1/4 इंच, चौड़ाई 2 सही 1/4 इंच है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है दोस्तों। तो पाल चित्रकला दोस्तों वो है अपना बंगाल। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यह पोथी विशेष रूप से बंगाल में लिखी गई, शीघ्र ही नेपाल बिहार भी शैली के केंद्र बन गए। ठीक है, पाल पोथी चित्रों का विषय रहा है दोस्तों, पाल पोथी चित्रों का जो विषय रहा है दोस्तों वो बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है, क्या रहा है, बुद्ध का जीवन चरित्र। ठीक है, पाल शैली में पुस्तकों के दृष्टांत चित्र ही ज़्यादातर बनाया गया है, उनका प्रमुख आधार बौद्ध कथाएं ही हैं। ठीक है, बौद्ध कथाएं ही रही हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जो चित्र है वो है लघु चित्र। ठीक है, कैसा है, लघु चित्र। ठीक है,
राजस्थान चित्रकला में यूँ तो भित्ति चित्र चित्रण और पोथी चित्रण भी हुआ है, परंतु लघु चित्रण हुआ है। ठीक है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला की किस राजा के समय की प्रसिद्धि है? तो किशनगढ़ शैली की जो चित्रकला है वह है आपका राजा सामंत सिंह के समय। ठीक है। किशनगढ़ शैली जो चित्रकला शैली के इतिहास के में महाराजा सामंत सिंह और उसके चित्रकार निहाल चंद का यह स्थान है। कांगड़ा शैली में महाराजा संसार चंद और उनके जो कलाकार का स्थान रहा है। ठीक है दोस्तों। जो निहाल चंद है इन्होंने कौन सा फेमस चित्र बना था? तो बनी ठनी इन्होंने बनाया था। तो दोस्तों क्या बना था? बनी ठनी। बनी ठनी को क्या बोलते हैं दोस्तों? भारत का मोनालिसा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। बनी ठनी को क्या बोलते हैं? भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इनमें से असंबद्ध कौन है दोस्तों? असंबद्ध मतलब इनसे संबंध नहीं रखता, 3 रखता है, 1 नहीं रखता। ठीक है। पूरी शैली दिया ऑप्शन में, जयपुरी शैली और किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। ठीक है। तो दोस्तों इनमें से आगरा शैली असंबद्ध है। ठीक है। बुरी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली ये राजस्थान शैली की उप शैलियाँ, ठीक है, शाखाएँ हैं, परंतु आगरा शैली का नाम कोई शैली नहीं है, इस तरह से हम नहीं पढ़ा है। ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। तो दोस्तों अलग अलग जो चित्रों की पहचान का जो उत्तम साधन है वो आँखें हैं। ठीक है। आँख के द्वारा चित्रों की पहचान करी जा सकती है। ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो दोस्तों चौर पंचाशिका का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है आपका राजस्थान शैली। ठीक है। राजस्थानी शैली में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 23वां नंबर का क्या है? कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो दोस्तों यह है बीकानेर। ठीक है। क्या है? बीकानेर। ठीक है। बीकानेर में 17वीं शताब्दी के उपरांत एक रोचक राजस्थानी शैली का विकास हुआ प्रतीत होता है। बीकानेर राजा राय सिंह एक कला प्रेमी और संग्रहकर्ता शासक था, परंतु उसके समय एक ही सचित्र पांडुलिपि प्राप्त होती है। ठीक है। बीकानेर शैली का प्रौढ़ रूप अनूप महल, फूल महल की साज सज्जा तथा चंद्र महल और सुजान महल की दरवाजों की चित्रकारी में दिखाई पड़ता है। ठीक है। इन महलों में रागमाला तथा 12 मासा संबंधित सुंदर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों। कैसा? रागमाला और 12 मासा सुंदर चित्र बनाए गए। ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से असंबद्ध कौन है दोस्तों? असंबद्ध देखिए कौन है? तो इनमें से असंबद्ध है आपका कोटा शैली। ठीक है दोस्तों। कोटा शैली देखिए ये लखनऊ, आगरा, दिल्ली ये सब कोई शैलियाँ नहीं है। ठीक है। और ये कोटा शैली है। ठीक है। राजस्थान की जो उप शैली है एक कोटा शैली। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। हाँ, राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं दोस्तों? पिछवाई जो चित्र हैं तो दोस्तों यह नाथ द्वार क्षेत्र। ठीक है। वैष्णव धर्म के पुष्टि मार्ग संप्रदाय के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे कपड़ों को अलंकरण के रूप में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों। जिस पर चित्रकारी होती है इस चित्रकला शैली को पिछवाई कहते हैं। ठीक है। इस संप्रदाय का प्रमुख तीर्थस्थल राजस्थान का में द्वारनाथ है। ठीक है। नाथ द्वार है। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। बारह मासा चित्रण पाया था दोस्तों। तो 12 मासा चित्र पाया था आपका ऋतुओं का चित्रण। ठीक है। ऋतुओं का चित्रण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था दोस्तों? अकबर का दरबारी चित्रकार कौन? बेहजाद, अब्दुल हसन, गोवर्धन, मनोहर। दोस्तों अकबर का जो प्रसिद्ध चित्रकार था दोस्तों, इसमें जो दिया है, जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कह रहा कोई विकल्प सही नहीं, क्योंकि देखिए बेहजाद सुल्तान मिर्जा हुसैन के चित्रकारों में से एक ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था, और जो अब्दुल हसन, गोवर्धन और मनोहर ये जो तीनों थे जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में से आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन जो दिया, ये प्रश्न जो दिया गलत पूछा। ऑप्शन कह सकते हैं गलत पूछा, अगर ऑप्शन में सही दिया रहे कोई और, ठीक है, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं सही। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है दोस्तों। कौन कौन सी? यहाँ दी है राजस्थानी, दक्कनी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन, पाल, भारतीय, पारसी। दोस्तों जो मुगल कला की जो शैली 2 शैलियों से मिलकर बनी है वो है भारतीय और पारसियन। ठीक है। हमारा जो अगला एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन क्या करें? 16वीं शताब्दी में जब फारस की चित्रकला भारतीय मुगल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई, तो उसमें से अनेक नवीन विशेषताएं स्फुटित होने लगी और यह मुगल चित्रकला भारत की एक महान चित्रकला शैली बन गई। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
दास्तान अमीर हमजा नामक मुग़ल पोथी किसके समय की है दोस्तों? तो दोस्तों दास्तान अमीर हमजा नामक जो पोथी है वो है अकबर के समय की, ठीक है। दास्तान अमीर हमजा का चित्रण संभवतः हुमायूं के संरक्षण में किशोर अकबर की चरित्र निर्माण के लिए आरंभ हुआ, जिसके लगभग 1400 चित्र बाद में अकबर के समय में बनाया गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमजा चित्रावली अकबर के समय में बनकर पूरी दोस्तों। जब बनना तो शुरू हुआ था किसके समय पे? हुमायूं के समय पे, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाया था, तो ये पूर्ण हुआ था किसके? अकबर के समय पे, ठीक है। क्या चीज़? दास्तान अमीर हमजा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो दोस्तों बसावन जो है अपना इसका था अकबर के कालीन, ठीक है, अकबर के समय का था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते दोस्तों क्या कह रहा। अकबर के दरबार चित्रकार में बसावन एक कुशल चित्रकार था, उसको दरबार में अपनी कला प्रतिभा के कारण उचित महत्व और स्थान प्राप्त था, ठीक है दोस्तों। रज्मनामा ग्रंथ है दोस्तों। रज्मनामा किसको बोलते हैं? अकबर की जीवनी को बोलते हैं। कि मुगल राजाओं का इतिहास है, कि महाभारत कथा, रामायण कथा। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका महाभारत कथा है, ठीक है। महाभारत कथा का जो फारसी अनुवाद है उसी को क्या बोलते हैं? रज्मनामा, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? रज्मनामा, ठीक। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों मंसूर जो प्रसिद्ध था, जो कि एक आपका बहुत ही पक्षियों के चित्रण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। तो उसको देखें, उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई, ठीक है। पशु चित्रण के लिए तथा रेखांकन में अपनी संतति अद्वितीय कलाकार थे, ठीक है। तो दोस्तों मंसूर जो है आपका जहांगीर के काल का क्या था? एक प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रण में माहिर एक चित्रकार था, ठीक है दोस्तों। तो उस्ताद मंसूर को भारतीय मुसलमान, जो कि एक क्या था? वो भारतीय मुसलमान चित्रकार था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? क्षेत्रीय मुगल शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रीय मुगल शैली कहलाती है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कांगड़ा चित्रकला का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। कांगड़ा शैली के चित्र पहाड़ी चित्रकला के स्वर्णिम नमूने हैं, ठीक है। समानतः पहाड़ी चित्रकला को ही कांगड़ा शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय पे हुई थी दोस्तों? कांगड़ा चित्रकला की जो उन्नति हुई थी दोस्तों वो हुई थी राजा संसार चंद के समय पे हुई थी, ठीक है। कांगड़ा शैली का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र टीरा सुजानपुर, जहां राजा संसार चंद ने कला जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न करके उसे उच्च शिखर पर पहुंचाया दोस्तों। ये कला नादौन में भी पहुंची और जहां इसने महत्ता अर्जित की, ठीक है। चलते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा ये पूछ रहा है। तो यह मुगलों का प्रभाव पड़ा, ठीक है दोस्तों। लॉरेंस विलियम का कहना है कि कांगड़ा शैली नितांत निजी है और उसका आधार प्राचीन भित्ति है, ठीक है दोस्तों। हिमालयन आर्ट नामक अपनी पुस्तक में मिन्स फैंक ने कहा है कि सुलेखन और साज सज्जा में जहाँ ईरानी शैली ने मुगल शैली को जन्म दिया, वहाँ मुगल कला ने प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंध जोड़कर एक नवीन पहाड़ी शैली का जन्म दिया, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? इनमें से कौन असंबद्ध है दोस्तों? इनमें से कौन असंबद्ध है? तो दोस्तों मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला और कांगड़ा चित्रकला जो कि एक लघु चित्रण शैली के लिए प्रसिद्ध है, जबकि अजंता की जो चित्रकला है वो भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए वो थोड़ा भिन्न है, ठीक। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, तो दोस्तों कांगड़ा शैली के जो विषय रहे हैं वो आपके रागमाला भी है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको पूरा देख लेते हैं। जो रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, ये सभी क्या है? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। उपरोक्त सभी कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है दोस्तों? तो पहाड़ी शैली का जो केंद्र नहीं है इसमें से वह है मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ शैली राजस्थानी कला का शैलियों में से एक है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों यह जाता है आपका बंगाल शैली, ठीक है, बंगाल शैली को जाता है, ठीक है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान में बंगाल शैली का प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान रहा। बंगाल स्कूल से ही भारतीय चित्रकला के पुनरुत्थान की भूमिका तैयार हुई।
भारतीय कला की आत्मा को पुनः जीवन तत्व प्रदान किया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा, बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो दोस्तों बंगाल शैली के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, डॉक्टर अवनींद्रनाथ ठाकुर के कुछ युवा शिष्यों को लेकर भारतीय कला के पुनर्जागरण का आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे सबने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कहकर पुकारा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में बनाए थे अपना चित्र? तो वे जल रंग माध्यम में बनाए। ठीक है दोस्तों, जल रंग माध्यम में बनाए थे। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने स्वयं चीनी कला की रेखा, जापान की रंग बहाने की पद्धति, वाश टेक्निक से प्रेरणा ग्रहण की और उनकी आरंभिक कृतियों में यह विदेशी प्रभाव अधिक बलवती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसमें देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न क्या कह, नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो नव बंगाल शैली दोस्तों यह देन है नंदलाल बसु की। ठीक है, नंदलाल बसु। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है दोस्तों? तो नंदलाल बसु का जो नाम जुड़ा है दोस्तों वो जुड़ा है शांति निकेतन से। ठीक है दोस्तों, 1923 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के कला विभाग की स्थापना की और नंदलाल बसु को उसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है, इसीलिए उस संस्था से वो जुड़े थे। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? तो हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल को सजाया था नंदलाल बसु ने। ठीक है, महात्मा गांधी नंदलाल की चित्रकला से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने नंदलाल पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सभा पंडाल सुसज्जित करने का भार सौंपा था। ठीक है दोस्तों, उनकी हरिपुर पट्ट चित्रावली उन्हीं में से एक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छितिंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे दोस्तों? तो वो थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। ठीक है, इन्होंने ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना भी करी थी। ठीक है, छितिंद्रनाथ मजूमदार जी 1942 से 1965 तक चित्रकला विभाग के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक रहे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, आशित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? दोस्तों आशित कुमार हल्दर जो थे आपके दोस्तों, अगला जो प्रश्न हमारा, आशित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो वो थे दोस्तों लखनऊ के। ठीक है, लखनऊ कॉलेज है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सन 1925 ईस्वी में सर CY चिंतामणि एवं सर राजेश्वर बली के मंत्रित्व काल में प्रख्यात चित्रकार आशित कुमार हल्दर को लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रथम भारतीय प्रिंसिपल में लाया गया। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है, रवि वर्मा जाने जाते हैं दोस्तों। तो रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? तो वो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भगवान देवी देवताओं के चित्र अत्यधिक बनाए थे। ठीक है, राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों विषयों के चित्र अत्यंत लोकप्रिय हुए और अक्सर प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति के घर की दीवारों पर उनकी प्रतियों से सजाया गया। ठीक है, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों बंगाल शैली का जो चित्रकार नहीं है, देखिए सुधीर रंजन खासकी जी हैं, उकील शारदा उकील जी हैं, मुकुल दे जी हैं। ठीक है, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ये बंगाल शैली के नहीं है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पटना चित्रकार लाला ईश्वरी प्रसाद कांगड़ा शैली के एक वंश परंपरा चित्रकार। तो दोस्तों कांगड़ा शैली से संबंध है इनका। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन असंबद्ध है? तो इनमें से असंबद्ध कौन है? तो दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त, शैलेंद्र नाथ डे और नारायण श्रीधर बेंद्रे। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है ये आपके बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, बंगाल स्कूल से संबंधित है। ठीक है, इसमें मूर्तिकार कौन है दोस्तों? तो इस मूर्तिकार है आपके प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, जिन्होंने दोस्तों क्या क्या बनाया है, श्रम की विजय नामक मूर्ति बनाई है, स्वतंत्रता स्मारक बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी प्रसिद्धि जो है मूर्तिकला है। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार के बजाय मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा जाते थे और सराहे जाते थे। ठीक है, जीवन के आरंभिक वर्षों में उन्होंने प्रख्यात मूर्तिकार हिरण्य राय चौधरी के मार्गदर्शन में कार्य किया। ठीक है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो वो किलीमन्नूर में, कहाँ पे? किलीमन्नूर केरल में हुआ था। केरल के किलीमन्नूर एक गाँव में, वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 में। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, क्या स्थापित किया दोस्तों? तो ओलियोग्राफी किया, आपका कह सकते हैं ओलियोग्राफी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी स्थापना करी। कहाँ करी दोस्तों? ये मुंबई के घाटकोपर में करी थी। ठीक है, जामनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो जामनी राय ने दोस्तों यह काली घाट के पटचित्रों से काली प्रेरणा ली थी। ठीक है, जामनी राय की कला का बांकुर क्षेत्र की जीवंत वास्तुकला से सीधा संबंध है। उन्होंने कालीघाट स्कूल को एक दृष्टि प्रदान की जो वास्तव में जनजीवन के मुहावरों का एक नागरिक संस्करण था। ठीक है,
देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे दोस्तों? तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे वो मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे, ठीक है। सन 1929 ईस्वी में उन्हें मद्रास के शासकीय कला विद्यालय के अधीक्षक पद पर सम्मान नियुक्त किया गया, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं दोस्तों वह है आधुनिक विमूर्ति शैली, ठीक है। कैसा? आधुनिक विमूर्ति शैली। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के जो अधिकतर जो चित्र ऐसे दिखाई देते हैं दोस्तों कि वे तत्कालिक सृजन प्रेरणा द्वारा बिना पुनर्विचार के बनाए गए, ठीक है। उसमें परिवर्तन या उद्देश्यपूर्ण प्रतिपादन के प्रयत्न नहीं है। चित्रण को आरंभ करते ही वे बिना विश्राम या चिंतन के तद्रुव होकर उसको शीघ्रता से पूर्ण करते थे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आशित कुमार हल्दर जाने जाते हैं दोस्तों। आशित कुमार हल्दर किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कवि कलाकार के रूप में, इनको कवि कलाकार कहा जाता है, ठीक है। अपने प्राकृतिक व विराट मानव को कवि की भावुक दृष्टि से देखा, जिसमें चित्रों में संगीत का माधव अभिव्यंजन होता है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई, ठीक है दोस्तों। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई किसमें, कहाँ पाई? तो दोस्तों यह पाई थी इन्होंने पेरिस में, ठीक है। पेरिस में बियोक्स आर्ट कॉलेज में उन्होंने यहाँ से शिक्षा ली थी, ठीक है। पेरिस में चित्रकला का ज्ञान प्राप्त करके 1934 ईस्वी में भारत पुनः वापस आके शिमला में बसी थी, ठीक है। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन का प्रभाव पड़ा दोस्तों, तो वह किसका प्रभाव पड़ा दोस्तों? तो वह अजंता के चित्रों का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जब वो आई थी भारत तो अजंता और जो एलोरा और बाकी जो गुफाएं हैं उनका क्या किया था, उन्होंने उसका निरीक्षण किया था, ठीक है। उनसे तो वो प्रभावित हुई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या करा?